कैसे हैं आप पुष्पेंद्र जी? मैं ठीक हूँ सर। अपने बारे में कुछ बताइए पुष्पेंद्र जी। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन? जी सर, मैंने 10वीं क्लास मेरे गांव से ही की है। बाकी 12th क्लास मैंने केंद्रीय विद्यालय मथुरा से की है और सर ग्रेजुएशन मैंने नॉन कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। फैमिली में कौन कौन है आपके? जी सर। आपके परिवार में कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे फादर हैं, वो गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार में कर्मचारी हैं, सीआईएसएफ में, अर्धसैनिक बल में। और सर माता जी मेरी हाउस वाइफ है, एक छोटा भाई है और 2 बड़ी सिस्टर थी, उनकी सर शादी हो चुकी है। तो आपने जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी प्रोफाइल में, आप ऑलरेडी राजस्थान पुलिस में हैं, शायद कांस्टेबल पद पे कार्यरत है, राइट? जी सर, 2013 से मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ। आपने राजस्थान पुलिस क्यों ज्वाइन किया? सर मेरे पिताजी केंद्रीय पुलिस संगठन में कार्यरत थे, तो लगभग 2-3 साल सर मैं अपने पिताजी के ही साथ रहा था। वहीं जैसे उनकी मथुरा ड्यूटी आई थी तो मैं वहीं 11th और 12th मैंने वहीं से की थी। तो सर उस कहीं ना कहीं वहीं से सर एक जुड़ाव सा था यूनिफॉर्म सर्विसेज से। वेरी गुड। तो सर इसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो आपने फिर राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया। जी सर। तो क्या आप अभी अपने पद से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, मैं मेरे पद से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्योंकि आप फिर ऐसा ही बनना चाहते हैं, हम आपको क्यों चुने? सर उत्तरोत्तर विकास व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता भी है और जरूरत भी है, इसलिए सर हर वैसे भी अगर सर मैं कंपटीशन का एग्जाम ना दे के वैसे भी अगर अपनी सर्विस पूरी करता हूँ तो भी सर मुझे हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई बनाते आगे। इसलिए सर मैंने ओपन कंपटीशन का रास्ता चुना, तो इसलिए मैं सर सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। अभी आपके आसपास और कोई है, आप फिर आप मेरे अकेले हैं कमरे में? पिता- जी सर, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने मास्क नहीं पहना है, मैं जान सकता हूँ क्यों? जी सर मैं अकेला हूँ, इस वजह से मैंने मास्क नहीं पहन रखा है अपने कमरे में सर। मास्क पहनना क्यों जरूरी है पुष्पेंद्र? सर जैसा कि अभी कोरोना वायरस के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है, तो वायरस को के संक्रमण के लिए एक दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचे, इस वजह से सर मास्क लगाना जरूरी है। कोरोना वायरस के बारे में और बताइए मुझे। भारत में कितने केसेस हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के? सर भारत में आज की तारीख तक 16.5 केस हो चुके हैं। विश्व की 3 देश बताइए, विश्व के 3 देश जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस सबसे अधिक हैं। सर सबसे ज्यादा केसेज अभी यूएसए में है, उसके बाद सर ब्राजील में है और तीसरे नंबर पर सर इंडिया आ चुका है। इंडिया आ चुका है। जी कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? सर फरवरी के महीने में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी घोषित किया था। फरवरी के महीने में। जी सर। और पहला केस कहाँ आया था कोरोना वायरस का? सर पहला केस मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर, नवंबर दिसंबर के महीने में वुहान में, चीन में जगह है वुहान, वहां से सर पहला केस सामने आया था इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट पैनल जी मेंबर सर। की तरफ मूव कर रहा हूँ। आईके सर, जी नेक्स्ट सर। राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन टू यू। जी पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम ठीक हूँ, नमस्कार सर। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, अपने जिले का परिचय दीजिए। सर मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और सर ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भरतपुर आता है, हरियाणा और यूपी से इसकी सर सीमाएं लगती हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। भरतपुर जिले से कौन कौन से जिलों और दूसरे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं लगती है? जी सर, भरतपुर से धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा।
आप ये बताइए कि भरतपुर को ये 4 संभाग जिले कब टच होते हैं। जी सर, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपना? भरतपुर को संभाग कब बनाया गया था? सर, भरतपुर को 2005 में संभाग बनाया गया था सर। तारीख बताएंगे? जी, एक्चुअल डेट सर मुझे याद नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इस बारे में। आप ये बताइए कि भरतपुर में कौन कौन से मुख्य दुर्ग स्थापित हैं? जी सर, मैं सुन नहीं पाया आपकी करीब, आप दोबारा रिपीट भरतपुर करो। दुर्गों के बारे में बताइए, कौन कौन से दुर्ग है वहां पर भरतपुर में? सर, जैसा कि सबसे प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में है, जो भरतपुर जिला मुख्यालय पे ही है। उसके बाद सर बयाना का किला है, एक सर बेर में भी है, लेकिन उसका सर उतना ऐतिहासिक महत्व नहीं है अभी। एक सर डी में है। क्या भरतपुर में कोरोना वायरस आया है? कितने केसेस आए हैं? जी, भरतपुर में सर कोरोना वायरस काफी मात्रा में फैल चुका है। लगभग 2700 के आसपास केसेस भरतपुर में अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं सर। भरतपुर में स्प्रेड हो चुके हैं। और राजस्थान में कितना है? सर, राजस्थान में इस टाइम 46,000 के आसपास कोविड-19 के केस आ चुके हैं। कोविड-19 क्या है? सर, कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी का ही नाम है, जिसमें CO का मतलब कोरोना है और B का मतलब सर इसमें वायरस है, और 19 मतलब ये सर 2019 से बीमारी फैलना चालू हुई है, इस वजह से कोविड। ठीक है। कहाँ से फैली थी? इसका कुछ मेरे को बैकग्राउंड बताएंगे बीमारी का? कैसे शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी? रिपीट कीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। प्रश्न ये है कि कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बैकग्राउंड क्या है? सर, कोरोना वायरस 2019 में सर चीन के वुहान से फैला था। ये वहीं से सर पूरी दुनिया में फैल चुका है। अभी लगभग 185 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। भारत में पहला केस केरल में सामने आया था सर। और राजस्थान में पहला केस सामने आया था? सर, राजस्थान में पहला केस जयपुर में सामने आया था। ठीक है। आज का अखबार पढ़ते हैं आप? जी सर, मैंने आज अखबार पढ़ा है। कौन सा पढ़ा? सर, मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा था आज का। दैनिक भास्कर की हेडलाइन बताइए। सर, पहले पेज पर आज सर पूरा जो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है सर, इसको फ्रंट पेज का सर इसको कवर किया गया है। और सर जो राजस्थान का एडिशन चालू होता है सर, वहाँ से ये राजस्थान का जो सियासी हलचल और कोरोना वायरस केसेस को कवर किया गया है राजस्थान के। और लास्ट पेज पे? सर, लास्ट पेज पे कोई ऐसी बड़ी खबर सर, कोई बड़ी हेडलाइंस नहीं है सर। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए PS मैम को हैंड ओवर करता हूँ। ओके सर। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। जी नमस्कार मैम। आपके इंटरव्यू की डेट जान सकती हूँ? मैम, मेरा इंटरव्यू 11 अगस्त को है। आप मुझे सरकार के अंग बताएंगे? मैम, मैं समझा नहीं, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप। सरकार के अंग बता सकते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जी माफ कीजिएगा मैम, मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा भी नहीं हूँ, इस वजह से मैम आंसर देने में मैं असमर्थ हूँ। हमारी शासन प्रणाली किन 3 तरीकों से चलती है? मैम, वैसे शासन में कार्य। जी मैम, जी मैम।
शासन हाँ जी, व्यवस्था में बोलिए। मैम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मैम न्यायपालिका, ये भारतीय गवर्नमेंट के। यही सरकार के अंग है। जी जी। पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य में फर्क बताएंगे? मैम पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य में मैम ये अंतर है कि कल्याणकारी राज्य में सभी को बराबर विकास का और सभी के उत्थान का बराबर अवसर दिया जाता है और सभी को अवसरों की समान पहुंच रखी जाती है। और मैम वहीं पुलिस राज्य में एक तरह से इसको निरंकुश शासन कहा जा सकता है। अनुसूची 7 के अनुसार राज्य व जी संघ के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। जी। पुलिस को कौन सी सूची में रखा गया है? मैम पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। अनुसूची 1 में क्या है? मैम अनुसूची 1 में भारत और उसके पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में? मैम अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और उनकी शपथ के बारे में, जो डिग्निटरीज हैं इंडिया के, उनके बारे में। विधि के समक्ष क्षमता का आप मुझे बता सकते हैं? मैम विधि के समक्ष समता का मतलब है कि सभी नागरिक विधि की दृष्टि से सभी समान है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे और सभी विधियां सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कार्य करेंगी। और समता के अधिकार में क्या है? मैम समता के अधिकार में सभी को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी को उसके जाति, लिंग, मूल स्थान आदि के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता का अधिकार में समता और समानता में क्या अंतर है? मैम समता का अधिकार सभी को, जो हमारे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन मैम ये सकारात्मक रूप से देखा जाए तो समता का अधिकार इसमें ज्यादा व्यापक है और लोगों के बेहतर रूप में काम कर रहा है। बेगारी शब्द का अर्थ बताएंगे पॉलिटी मैम के बेगारी संदर्भ में? मैम बेगारी शब्द का अर्थ है बिना किसी को मजदूरी दिए बगैर उससे काम लिया जाए, वो मैम बेगारी होती है। पंथ निरपेक्ष का शब्द मैम अर्थ क्या समझते हैं? मैम पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा, ये पंथ निरपेक्षता है। क्या भारतीय जेलों में सुधार की आवश्यकता है? जी मैम निश्चित रूप से भारतीय जेलों में सुधार की आवश्यकता है। समय समय पर मैम प्रशासनिक सुधार आयोग और भी जो मानवाधिकार आयोग, समाज कल्याण के रूप में जो लोग लगे हुए हैं, वो समय समय पर इनकी अनुशंसा करते हैं कि जेलों में सुधार किया जाए। महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़ने का कारण क्या है? मैम मेन तो अपराध बढ़ने का कारण है कि अभी अपराध पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं। पहले अपराध तो पहले भी होते थे, लेकिन मैम उनको रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे, या लोग अपनी सामाजिक या उसकी हैसियत के हिसाब से लोग दर्ज कराने में या थाने पहुंचने में थोड़ी असमर्थता दिखाते थे। तो इस वजह से अभी थोड़ी लोगों में जागरूकता आई है, तो केसों को प्रॉपर रजिस्टर्ड किया जा रहा है और उनमें इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई भी पुलिस सफल रूप से कर रही है। तो इस वजह से मैम केसों का जो रजिस्ट्रेशन है वो रेशियो उसका बढ़ा है। अभी भारत और चाइना के बीच विवाद चल रहा है, उसका मुख्य बिंदु क्या है? मैम जो भारत और चाइना का जो अभी विवाद है वो मुख्य रूप से सीमा विवाद को लेकर है। जो अभी चाइना के बीच में एक तक झड़प भी हुई थी, जिसमें दोनों ओर से सैनिकों की मौत हुई थी। और कहीं ना कहीं एशिया में चीन अपने आप को सुपर पावर के रूप में भारत को अपना सबसे ज्यादा उसमें मैम राइवल मानता है। तो इस वजह से भारत के प्रति थोड़ी कठोर पॉलिसी चाइना अप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से भारत और चीन में अक्सर कई मुद्दों पर टकराव होते रहते हैं। ओके पुष्पेंद्र जी,
मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पुष्पेंद्र जी। आप ये बताइए कि राजस्थान जो राज्य है वो भारत के अन्य राज्यों से अलग कैसे है? जी इसको यदि कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना है राजस्थान को, तो राजस्थान के परिचय के रूप में कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि इसे अन्य राज्यों से अलग करे। सर, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक रूप से ही लगभग 60% राजस्थान का जो भूभाग है वो रेगिस्तान है। तो इस वजह से लोगों को यहाँ चुनौतियां भी, लेकिन सर राजस्थान के लोग इस चुनौती को अच्छी तरह से स्वीकार करके और बेहतर ढंग से इस पर काम कर रहे हैं। और राजस्थान देश के एकदम विकसित राज्यों में तो नहीं सर, लेकिन मीडियम राज्यों में शामिल होता है, बजाय गरीब राज्यों के, निचले स्तर के राज्यों के। यदि बात करें राजस्थान में एक गायकी का स्वरूप है प्रचलित है मांड गायकी, तो मांड गायकी है क्या और इसकी प्रसिद्ध गायिकाओं के या गायकारों के नाम बताइए। सर, ये पश्चिमी राजस्थान में गायकी की शैली है, उनकी स्थानीय शैली है जिसको मांड गायकी बोला जाता है। और सर ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। लजलबाई, मांगी देवी और कई सर इसकी जो कलाकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। ठीक है, आप ये बताइए भरतपुर में एक बाणगंगा नाम से जो नदी बहती है उस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस टाइम। भरतपुर में जो ऊषा मस्जिद है उसमें जो नाम है ऊषा, वो किसके नाम पे रखा गया है? सर आप रिपीट कीजिए एक बार क्वेश्चन। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। भरतपुर में ऊषा मस्जिद है, नाम सुना है? सर जामा मस्जिद। ऊषा मस्जिद, ऊषा। ऊषा मस्जिद सर? हाँ, ऊषा मस्जिद सॉरी सर, नाम मैंने सुना है? ऊषा मस्जिद का नाम नहीं सुना। तो जी आप मैंने नहीं सुना सर। जामा मस्जिद सुना है भरतपुर में, जो अच्छा, जिला मुख्यालय पे है। चलिए कोई नहीं। आप ये बताइए कि जामा मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया था? सर एक बार आप रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया हूँ सर आपका क्वेश्चन। जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किन्होंने करवाया था? सर जामा मस्जिद का निर्माण राजा बलवंत सिंह के समय से चालू हुआ था और 70 वर्षों में इसका निर्माण हुआ था। इसी टाइम में सर गंगा मंदिर का भी निर्माण भरतपुर में हुआ था। तो सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए सभी समुदायों को समान साथ लेकर चलने के उद्देश्य से सर ये राजा बलवंत सिंह ने ऊषा मस्जिद, ये जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ऐसे और कौन से सांप्रदायिक या धार्मिक स्थल है राजस्थान के जो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाले हैं? ऐसे जैसे जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर है, उसको सर सभी समुदाय बराबर रूप से मानते हैं। और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, सभी समुदायों के लोग वहाँ अच्छी खासी संख्या में पहुँचते हैं। रामदेवरा की बात करें तो वहां पे एक भक्त है जिनको बोलते हैं रिखिया, कैटेगरी है भक्त की। ये कौन होते हैं रिखिया? माफी चाहूंगा सर, मैंने इनके बारे में, मेरी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं। चलिए, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या रहे हैं? सर मेरे सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे हैं भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान। इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? सर पुरानी प्रथा, रीति रिवाज और पुरानी ऐतिहासिक घटना को जानते हुए आगे भविष्य में हम किस तरीके से विकास और विकास की योजना को लागू कर सकते हैं, तो इस वजह से सर हम इतिहास को पढ़ते हैं। और सर हमारी जो पुराने जैसे मानव का विकास ऐतिहासिक रूप से किस क्रम में और किन कालों में किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन सर इतिहास में किया जाता है। और आगे भविष्य के लिए बेहतर प्रबंधन एवं योजना इससे बनाई जा सकती हैं। आप ये बताइए कि मूल अधिकार जो हैं उनकी प्रकृति कैसी है? ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? सर मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है।
ये सर राज्य पर नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं सर मूलतः। ठीक है। संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार हैं, उनमें क्या अंतर है? सर संवैधानिक अधिकार लोगों को संविधान के जरिए मिलते हैं और इनका सर उल्लंघन होने पर न्यायपालिका में भी जाया जा सकता है। और सर विधिक अधिकारों में सर उतना स्पष्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं कोई एक ऐसा संवैधानिक अधिकार के बारे में बताइए, कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार जो आपको मिला हुआ है। सर समता का अधिकार मुझे मिला हुआ है, क्योंकि मैं सर ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो इस वजह से सर मुझे राज्य की सेवाओं में आरक्षण प्राप्त। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो टर्म्स हैं, इनमें क्या अंतर है? जी सर, ये दोनों चीजें इंग्लैंड और अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, और सर दोनों को बारीकी से देखा जाए तो सर तो ही अंतर इनमें मालूम होता है, बाकी लगभग सर दोनों का अर्थ समान है, क्योंकि सभी विधियां सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगी, और सर विधि के समान सभी नागरिक समान है सर, दोनों इस तरह से सर काम करती हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है? शब्द बड़ा चर्चा में रहता है कि न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका बड़ी सक्रिय है, ये सक्रियता है क्या? सर न्यायपालिका अपनी ओर से किसी चीज के लिए इनिशिएटिव लेके कार्य करती है, या कार्यपालिका को उसका कोई कार्य दिलाकर न्यायपालिका के जरिए करवाया जाता है, तो सर ये न्यायिक सक्रियता है। इसमें सर न्यायपालिका खुद अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाके लोगों की कल्याण एवं भलाई के लिए काम करती है सर। ठीक है। अभी जो है एक रिट जो है याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नाम के जो शब्द हैं प्रस्तावना में जिन्हें ऐड किया गया था, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इन्हें हटाया जा सकता है? सर बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मानना है सर इनको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि सर ये राज्य की प्रकृति और सर संविधान के उद्देश्य उनको स्पष्ट करते हैं कि हमारा संविधान किस तरीके से किसी भी धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं करता है। तो इस वजह से सर मुझे लगता है कि प्रस्तावना में दोनों चीजों का बने रहना जरूरी है सर आज के टाइम। ठीक है। केशवानंद भारतीवाद के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, क्या है? केशवानंद भारती एक मुख्य वाद रहा है अभी तक 1973 में, और सर आज तक की संविधान वो न्यायपालिका की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की इसमें काम किया था, और सर ये इसको प्रस्तावना कोई इसमें संविधान का मूल अंग माना है 1973 में सर इसको, और ये भी स्वीकार किया है न्यायपालिका ने कि संसद इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन सर इसका जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आप पुलिस प्रशासन में आकर क्या नवाचार करना चाहते हैं? सर मैं पुलिस प्रशासन में आके मुख्य रूप से जो पुलिस की प्राथमिकता है 2020 की, मैं उन पर प्रभावी रूप से कार्य करना चाहूँगा, और अपने थाने को एक टीम के रूप में, और सर जो अपना प्रभाव का क्षेत्र रहेगा थाने का, मैं वहाँ सामाजिक गतिविधियाँ और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन पर प्रभावी रूप से सर समाज के लोगों के साथ ही समन्वय करके और प्रभावी रूप से इन पर कार्रवाई करना चाहूँगा, जिससे मेरा जो थाना इलाका है वो पूरी तरह से अपराध मुक्त रहे। ठीक है। आपका जो जिला है वो अपराधों की दर के जो मामले में कौन से रैंक पर आता है राजस्थान? सर भरतपुर अपराधों के मामले में क्रिटिकल जोन में है बिल्कुल, और जयपुर के बाद अपराधों के मामले में दूसरे नंबर पर सर भरतपुर का ही नंबर आता है। लेकिन सर इस विषय में काफ़ी कार्य किया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय और जितने भी थानाधिकारी महोदय हैं पूरी रूप से कार्य कर रहे हैं सर इसमें, और उम्मीद है कि जल्दी सर भरतपुर इस जोन से बाहर निकले। लास्ट मेरा अंतिम जो क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि इंडिया लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो कौन से स्टेट में जो है रिपोर्ट किए गए हैं? सर अभी इंडिया लेवल में सबसे ज्यादा क्राइम सर उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब अपराध की दर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है? जी आप श्योर हैं इसके बारे में? जी मैं श्योर हूँ। ठीक है, एक बार आप इसको रीचेक कीजिएगा। ठीक है जी सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर एकदम। पुष्पेंद्र जी, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी।
सर मैं क्या अभी ड्यूटी से आया हूँ सर, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही वो यूनिफॉर्म उतारी थी, तो सर मैं इस वजह से नहीं पहन पाया फॉर्मल ड्रेस। बाकी सर इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी ड्रेस तैयार कर रखी है, मैं प्रॉपर रूप से पहनूंगा। चलिए गुड। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर मेरी पोस्टिंग अभी सर भरतपुर के कामा थाने में एक सर बॉर्डर की चौकी है, मैं वहाँ अभी ड्यूटी करता हूँ। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वहाँ से टच होता है। आपका सब्जेक्ट भूगोल है? जी सर। आपके थाने के अक्षांश और देशांतर बताइए। सॉरी सर, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, पर मैं जरूर कोशिश करूंगा सर जानने की। ठीक है। आप कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं? जी। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑर्डर्स में कांस्टेबल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जी सर, एक बार रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑर्डर्स में कांस्टेबल को जी। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सर कांस्टेबल को इंग्लिश में सीटी लिख दिया जाता है सर, और हिंदी में कानी लिख दिया जाता है सर, उस पर आगे डॉट लिख के, ये शॉर्ट फॉर्म है सर कांस्टेबल। सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग बताइए। सर मैं अभी लिख के बता सकता हूँ क्या? नहीं, बोलिए आप। SUPRETENDENT सर। बोलिए क्या बोलिए? सर ये आपने किसकी स्पेलिंग बोली है? सुपरिटेंडेंट की बोलिए सर। ठीक है। जी सर। मुझे आपको एसआई के लिए क्यों चयनित कर लेना चाहिए? आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है? सर मैंने कांस्टेबल के रूप में ड्यूटी करके व्यस्तता के समय से भी सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं सर मैं इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ, और सर हार्डवर्क और डिसिप्लिन दोनों में रखता हूँ सर। और सभी वर्गों के लिए सर, सभी जो भी मेरे थाने चौकी क्षेत्र में आते हैं सर, उनके प्रति मैं संवेदनशील रहता हूँ हर समय। और सर मैंने पुलिस में भी जो भी काम मुझे मिला है, मैंने अच्छी सही तरीके से किया है। इस वजह से सर मुझे 2 बार पुलिस में रिवार्ड भी मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि सर मैं एसआई बनने के लिए। रिवार्ड में आपको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है? कैसे रिवार्ड मिला है? जी, कैश रिवार्ड मिला था सर। किन कार्यों के लिए? सर एक बार हमारे यहाँ थाने में कुछ लोगों के साथ हमारे इंचार्ज साहब ने मारपीट कर दी थी, तो सर कोई भी कांस्टेबल उनके डर की वजह से सामने नहीं आया, तो सर मैंने उन लोगों को बचाया था, तो इस वजह से सर मुझे रेंज आईजी महोदय के द्वारा सर सम्मानित किया गया था। क्योंकि वो लोग, उन्होंने वहाँ जाके शिकायत की, तो पूरी चौकी सर लाइन हाजिर हुई मेरे को अकेले को छोड़कर। लाइन हाजिर से आप क्या समझते हैं? सर फील्ड पोस्टिंग से हटा के सर उनकी तैनाती पुलिस लाइन में कर दी जाती है, और सर जो भी जैसे आगे की उन पर जो केस या जो भी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होती है, वो सर वहाँ कंटिन्यू रहती है। उनको सर थाने या चौकी से हटा के उनकी सर उपस्थिति लाइन में दर्ज की जाती एक उत्तम सेवा चिन्ह दिया जाता है सर्विसेज के दौरान। है। जी उसके ऊपर, उसकी आकृति में क्या क्या होता है और वो किस धातु का बना होता है? सर वो तांबे का बना होता है, और सर वो अपने दाहिने जेब के ऊपर लगाया जाता है सर। उसके ऊपर क्या आकृतियां बनी होती है? सर आकृति माफी चाहूंगा, मैंने कभी देखा नहीं, तो इस वजह से मुझे याद नहीं। आपके किसी कलीग को नहीं मिला है? जी सर, मेरे किसी साथी को नहीं मिला है, इसी वजह से सर मुझे उसकी आकृति और वो डिजाइन वगैरह याद नहीं है। क्यों, भरतपुर की पुलिस अच्छा कार्य नहीं करती है क्या? जो नहीं सर, करती है, लेकिन सर पुरस्कार मिलने से ही ये चीजें साबित नहीं होती हैं कि पुलिस अच्छा कार्य कर रही है ना कर रही। ये तो सर बात की बात है, सभी पुलिसकर्मी जिनको भी ड्यूटी में जो भी नियुक्त किया जाता है अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। चलिए, मैंने आपको एसआई के लिए सिलेक्ट किया है और आप एक एसएचओ के पद पर तैनात हैं। जी। और आपकी योग्यता और काबिलियत को देखते हुए आपको एक संवेदनशील क्षेत्र में लगाया जी। जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। जी। एक दिन आपको पता चलता है कि यहाँ से कावड़ यात्रा गुजरने वाली है और उसका जो रूट है वो एक मस्जिद के पास से होके गुजरेगा। फ्राइडे का दिन है, कावड़ यात्रा वहां से गुजरती है। जी। तो आप इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि दंगे हो सकते हैं, कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने प्लानिंग की है, दंगों की प्लानिंग है फुल प्रूफ। जी। ठीक
ठीक है, ए ग्रेडेड इनपुट है। जी तो आप कावड़ यात्रा को क्या टाइमिंग देंगे वहां से गुजरने की? सर मैं, क्योंकि सर जो मस्जिदों में नमाज होती है वो सर शाम के टाइम होती है, जो शुक्रवार के दिन की नमाज होती है वो सर शाम के टाइम होती है इनकी, तो इस वजह से सर मैं पूरी तरह से जाब्ता तैयार करके मैं कावड़ यात्रा को सर दोपहर के टाइम ही वहाँ से निकलवाने की कोशिश करूंगा। और सर इसके लिए मैं प्रॉपर रूप से जो मस्जिद के मौलवी हैं और उस एरिया का जो भी सरपंच या जो भी प्रतिनिधि है, मैं उसको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ के लिए, जो भी उनके धार्मिक मौलवी हैं, मैं उनको भी इस चीज़ के बारे में व्यक्तिगत जाके बात करूंगा कि इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पुलिस का पूरा वो रहेगा और किसी भी तरह का आपके साथ वो नहीं होने दिया जाएगा। इस वजह से सर मैं कांवड़ यात्रा को वहाँ से टाइम से सुबह मॉर्निंग में ही निकलवाने की या दोपहर तक निकलवाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद सर उनको मस्जिद में नमाज की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। तो इस वजह से सर वो धार्मिक टकराव से बचा जा सकता है। फ्राइडे की नमाज जो होती है वो कितने बजे होती है? वो सर इनकी शाम के टाइम 5 बजे के आसपास होती है सर। उसमें ये व्यक्तिगत रूप से मस्जिद में ही आके नमाज करते हैं सभी एकत्रित होकर। ठीक है, आपके रेंज आईजी का नाम क्या है? सर भरतपुर रेंज आईजी का नाम आईपीएस संजीव नार्जरी। इससे पहले वो कहाँ पोस्टेड थे? सर इससे पहले वो अजमेर रेंज में पोस्टेड थे सर। आपके आईजी एडमिन कौन है? जी प्रशाखा माथुर जी आईजी एडमिन है सर। ठीक है, पुष्पेंद्र आपका इंटरव्यू यहाँ कंप्लीट होता है। जी सर, थैंक यू सर। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तो आप पता कर ही लेंगे, लेकिन जो सिचुएशन बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपने एकदम गलत दिया है। जुम्मे की नमाज जो होती है वो दिन में 1 से 2 के बीच में होती है, उस वक्त सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है। जी ठीक है, उस वक्त अगर आप जैसे कह रहे हो कि मैं दोपहर में निकाल दूंगा, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको सबसे पहले तो टाइमिंग पता नहीं है, तो फिर आप जो है आप ये भी कह सकते थे कि मैं जुम्मे की नमाज की टाइमिंग पता करूंगा सबसे पहले, किस समय सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सांप्रदायिक तत्व जितने भी आपके एरिया में हैं, क्योंकि हर थाने के अंदर एक बुक होती है, हिस्ट्री सीट होती है। ठीक है, हिस्ट्री होती है, तो आप उनके थ्रू क्या करेंगे कि सबसे पहले उनको डिटेन करेंगे, जो पाबंद करेंगे सर, उनको पाबंद करेंगे। उसके बाद में आपको टाइमिंग पता करनी है, किस समय सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है। सबसे कम गैदरिंग जब होती है तब आपको टाइमिंग को मैच करते हुए वहां से कावड़ यात्रा निकालनी है। जी ठीक है जी सर। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है।